मिसाइलें और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। हालांकि एयर डिफेंस की कमी के कारण कई हमले सटीक निशाने पर भी लगे, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान भी हुआ है। यानी कि 4 सालों में एक के बाद एक हमले जो हो रहे हैं, इसमें भारी नुकसान दोनों ही तरफ से हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये युद्ध कैसे, कहां खत्म होगी, इसे लेकर अभी किसी भी तरीके से कोई ना तो बातचीत होती हुई नजर आ रही है और ना ही कोई फिलहाल हल निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात हम अक्टूबर महीने की कर लेते हैं। यानी कि अक्टूबर में रूसी हमले से यूक्रेन किस तरीके से थर-थर कांपा, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते। देखिए, रूस यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो अक्टूबर में यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले हैं। इसके साथ ही एक के बाद एक कई हमलों से रूस ने यूक्रेन को दहलाया। यूक्रेन पूरी तरीके से इस वक्त तबाह नजर आ रहा है। रूस ने अक्टूबर में हवाई हमले का रिकॉर्ड बना लिया है। यानी कि बीते 4 सालों में जितने हमले नहीं हुए, अक्टूबर में उससे ज्यादा हमले हुए हैं। रूस ने अक्टूबर में यूक्रेन पर सबसे ज्यादा जो मिसाइलें हैं, जो ड्रोन से अटैक किए गए हैं, उसकी लगातार जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही है। और नतीजा क्या? नतीजा ये कि यूक्रेन में जबरदस्त तबाही बनी हुई है। और देखिए, रूस यूक्रेन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर अटैक लगातार कर रहा है। यानी कि जो महत्वपूर्ण ठिकाने, जो अहम ठिकाने हैं, वहां पर रूस लगातार निशाना बना रहा है। सितंबर की तुलना में अक्टूबर में सबसे ज्यादा अटैक हुए। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी आशंका पहले भी जताई जा रही थी और वही होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंचने को तैयार बताया जा रहा है। अक्टूबर में यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जंग कहां आकर खत्म होगी, क्या खत्म होगी और होगी तो कैसे, क्या समाधान इसका हो सकता है? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही साथ रविंद्र सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, क्योंकि देखिए 4 सालों में अभी तक किसी भी तरीके से इस बात को लेकर चर्चा नहीं हो रही है कि आखिर कैसे, कहां जाकर रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होगी। लेकिन भारी नुकसान देखिए यूक्रेन में हुआ है और लगातार हम सिर्फ अक्टूबर की बात करते हैं तो रूस की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और भारी नुकसान भी पहुंचा है अक्टूबर में। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये 4 साल जो हो गए हैं वॉर के बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, माना ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बराबरी करने पे आ रहे हैं। अगर एक ही सेक्टर में तो इतनी लंबी लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुई है। और क्वेश्चन ये है कि बॉम्बिंग से अटैक करके, एरियल अटैक करके ध्वस्त टारगेट होता है, मैं मानता हूं। लोग भी मरते हैं, ये भी मानता हूं, पर अभी तक किसी भी कंट्री की हार नहीं हुई है। जब बर्लिन के ऊपर हाईएस्ट बॉम्बिंग अटैक था तब उनकी फाइटर प्रोडक्शन मैक्सिमम थी। जब ब्रिटेन के ऊपर मैक्सिमम अटैक था वो उनके मोराल हाईएस्ट था। वियतनाम को देखिए, अमेरिका ने ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगा दिया, फिर भी अमेरिका को वियतनाम को नहीं गिरा पाया। ये मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं। आप एरियल बम्बार्डमेंट से ना तो उनका मोराल लोअर कर सकते हैं, मोराल हायर हो जाता है। उनकी बेशक फैक्ट्रियां टूटने लग जाती हैं, पर उनकी विल टू फाइट बहुत क्रिएट होती है, वर्ल्ड सपोर्ट बहुत क्रिएट होता है, और इसीलिए यूक्रेन चला जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि अक्टूबर में उन्होंने बहुत अटैक कर दिया, यस, बहुत अटैक किया, उनके बहुत नुकसान हुआ, पर यूक्रेन नहीं हारेगा। आप ये देख लीजिए, और ना ही उसको नेटो हारने देंगे। वो नेटो चाहते हैं, और ये पॉलिटिक्स आगे चलती है जो डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर में चलती है। नेटो अपनी प्रॉफिट मेकिंग मशीनरी को बरकरार कायम रखना चाहता है, और वो किसी तरीके से वो यूक्रेन को सप्लाई करेगा। अमेरिका जो है डबल गेम खेल रहा है, वो रशिया को भी थोड़ा प्लीज कर रहा है, यूक्रेन को कह के कि तुम रशिया को उनका वो एरिया में रहने दीजिए, और रशिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस समय जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ये नहीं दिखाती कि ये लड़ाई अभी खत्म होगी लड़ाई। और दूसरी बात है, अगर रशिया ग्राउंड ऑफेंसिव में जीत सकता है और तब बात बनेगी, अगर ग्राउंड ऑफेंसिव करे, पर बशर्ते उसकी कैपेबिलिटी हो इतना लंबा ग्राउंड ऑफेंसिव करने की। मैं आपको ये बता दूं,
कि रशिया चाहे कितना भी भारी और भरकम देश क्यों ना हो, ग्राउंड ऑफेंसिव में उसने देख लिया कि उसकी फौज ने वो प्रदर्शन नहीं कर पाई जो कि उसको चाहिए था। यही बात है। और जब ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ी जो हार हुई है जर्मनी की, वो रशिया में हुई है। सबसे बड़ी हार ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस की हुई थी, नेपोलियन की, वो रशिया में हुई थी, बिकॉज ऑफ द विंटर। तो विंटर दोनों साइड में है और विंटर इनको रोक के रखेगी। हाँ, पर ये मैं बताता हूं कि जो मानवता का जो हनन हो रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक है। इसको रोकने के लिए हमको बाकी कंट्रीज को जोर लगाना पड़ेगा। ह्यूमैनिटेरियन एक्ट के तहत रूस को रोकना पड़ेगा। वो लेकिन कैसे रोका जाएगा सर? कैसे रोका अमेरिका जाएगा? नहीं रोकना चाहता। आप देख लीजिए, अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। ये सिर्फ कंट्रीज लाइक इंडिया या हमारे स्टेटस की कंट्रीज अगर अब इसमें इंटरवीन करती हैं दोनों साइड से, मैंने पहले भी आपके चैनल में काफी पहले बोला था कि एक रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्टेड कंट्री की तरह वो वॉलंटियर कर सकती है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और जिनीवा कन्वेंशन में इसके प्रावधान है, अगर करना चाहे तो। पर आप ध्यान से सुन लीजिए, जिनीवा, जितने भी जिनीवा कन्वेंशन को मानने वाली कंट्री नेटो में है, वो नहीं चाहती लड़ाई खत्म हो। आप ये भी देख लीजिए, वो ये जरूर चाहती हैं कि रशिया का उनके ऊपर आधिपत्य न जमे, वो जरूर चाहते हैं। पर ये लड़ाई को वो भी नहीं खत्म होने दे रहे, वो भी अपने आर्म्स बेच रहे हैं। यहां तक कि जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम में होड़ लगी है कि अमेरिका से ज्यादा आर्म्स बेचे। ये गेम जो है वो हमारी मीडिया बाहर निकालती ही नहीं है। बात हमारी सिर्फ ऊपर की होती है कि इतने लड़ाई हो गई है तो अब यूक्रेन बैठ जाएगा। ये नहीं बैठेगा, आप देख लीजिए। बिल्कुल, लेकिन सर अरविंद सिंह तेजावत सर, मैं आपसे ये समझूंगी क्योंकि देखिए प्रफुल्ल बख्शी सर ने ये कहा कि देखिए ज़रूरी है कि इस जंग को रोका जाए, बात बनी, लेकिन कैसे बात बनाई जाए? क्योंकि देखिए यूक्रेन भी नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आखिर इस युद्ध का अंजाम क्या हो सकता है? क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट भी अब यूक्रेन को मिल रहा है, तो आगे होने वाला क्या है? क्योंकि नुकसान यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत तबाही वहां पर मची है, लगातार एक के बाद एक हमले रूस की तरफ से यूक्रेन पर हो रहे हैं। तो आखिर कैसे समाधान निकलेगा इस जंग का? इस जंग का समाधान तभी निकलेगा जब तानाशाही मानसिकता खत्म होगी, जब इंपीरियलिज्म खत्म होगा, साम्राज्यवाद खत्म होगा, तभी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। और बख्शी साहब ने बहुत ही शानदार और बिल्कुल बेखौफ तरीके से बहुत सारी तमाम चीजों को सामने रखा, जिसमें इंडिया के मीडिएशन से लेकर तमाम चीजों पे जिक्र किया, मानवता की बात की। उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताता हूँ कि दरअसल इस पूरी समस्या को समझिए। रूस के जो तानाशाह है वो ये चाहते हैं कि जो सोवियत संघ का जो जमाना था वो उसे लौटा लाए, और उनको लगा कि क्रीमिया को ले लिया तो इस बार भी यूक्रेन कुछ नहीं करेगा। और ये वाकई ये सच है, बख्शी साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि मीडिया में एक तरीके से उनको कॉमेडियन साबित किया, पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा वार जो होना चाहिए था रूस की तरफ से एकदम पूरे चरम पर था। हकीकत ये है कि जेलेंस्की साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं आज भी यूक्रेन में। जो मेरी यूक्रेनी दोस्तों से जो बात हुई थी तो उनका अभी भी जो पॉपुलैरिटी का परसेंटेज है वो 65 से 70% के बीच में है। ये दरअसल अस्तित्व की लड़ाई है। एक तानाशाह यह चाहता है कि वो पुराने सोवियत संघ का जो रूस का जो दबदबा था वह कायम करें, पर उसी दबदबे के खिलाफ ये देश आजाद हुए थे क्योंकि हर जगह रशियन रशियन चीजें हो रही थी। तो वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी चीजों को लेकर वो चाहते थे कि कम से कम हमें एक डेमोक्रेटिक स्पेस में सांस लेने की वो मिलनी चाहिए। एक बार उन्होंने समझौता कर लिया, 2 बार कर लिया, पर रूस जब बार बार यूक्रेन पे आक्रमण करने लगा तो रूसी जनता और वहां की लीडरशिप ने तय किया कि वो मरते दम तक लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। तो जब तक ये जो इंपीरियल, ये जो साम्राज्यवादी मानसिकता खत्म नहीं होगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी बात ये कि अमेरिका वहां पे भी अपना स्वार्थ देख रहा है क्योंकि वह रूस को अपना प्रतियोगी समझता है और वह ये चाहता है कि रूस कमजोर होगा तो यह अमेरिकी हितों में होगा, और उधर जो बाकी यूरोपियन देश हैं वो भी अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि हितों का टकराट होता रहेगा, जब तक कि मानवीयता कुचली जाएगी। और इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ कि अब तक
70 से 80 हजार लोग मारे जा चुके हैं इस जी। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में। और ये युद्ध कोई एक तरफा है कुछ मामलों में, पर कुछ मामलों में ये दो तरफा ही है। ये इजराइल और गाजा जैसा एक तरफा लड़ाई नहीं है। तो रूस को भी भयानक नुकसान हो रहा है और रूसी जनता पुतिन साहब के खिलाफ वहां सड़कों पर है। ठीक इसके उल्टे जेलेंस्की साहब के फेवर में वहां की जनता है। तो तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि काबिले गौर है। एक अंत में इंडियन मीडिएशन की बात मैं कर लेता हूँ। मैं बिना किसी पॉलिटिकल बायसनेस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर जेएल नेहरू होते तो शायद वो मीडिएशन वाली स्थिति में आ जाते, क्योंकि अगर हम उनका देखें, चाहे वो कोरिया वॉर हो या स्वेज पे इजिप्ट के कब्जे को लेकर हो, तो तमाम चीजों में भारत ने मीडिएशन किया है। पर अभी की लीडरशिप शायद ये सोचती है कि भारत पहले अपना ध्यान रखे, यूं फालतू के किसी बाहर के पछड़ों में पड़ने से क्या फायदा है। पर मुझे लगता है कि ये जरूरी है, क्योंकि इससे भारतीय प्रभावित हो रहे हैं। हमारा जो एकमात्र एयरबेस जो था, कुछ और भी कहते हैं कि हैं, पर जो सबसे मजबूत एयरबेस था, जो स्ट्रेटेजिकली काफी काम का था, ताजिकिस्तान, वहां हमें खाली करना पड़ रहा है और लगातार हम बहुत सारे मामलों में। तो मुझे लगता है कि एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी और खासकर विदेश नीति की जरूरत है, पुनीता जी। ठीक है, लेकिन प्रफुल्ल बख्शी सर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी सर ने भी जानकारी दी कि क्या हालात, क्या स्थिति हो सकती है, लेकिन अगर मैं सैन्य क्षमताओं के अनुसार बात करूं, देखिए रूस तो है ही ताकतवर, लेकिन अब जिस तरीके से यूक्रेन को भी सपोर्ट मिल रहा है, टॉमहॉक मिसाइल देने की बात कही जा रही है, इसके अलावा भी देखिए कई देश यूक्रेन के सपोर्ट में आए हैं, तो किस तरीके से नजर आ रहा है? अगर सभी एक साथ आते हैं तो रशिया के सामने क्या यूक्रेन ताकतवर नजर आ रहा है क्या? पुनीता जी देखिए, रशिया के सामने यूक्रेन ताकतवर बेसिकली ना हो, पर एक बात तो ये आपको मैं बता दूं कि